हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसपी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज 32वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 31 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपने वो सभी प्रैक्टिस सेट देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लिंक से पूरी प्ले जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपके सभी प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रैक्टिस सेट्स में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिनमें हर सब्जेक्ट के जो कि 5 सब्जेक्ट आपके डीएसएसबी के जनरल पेपर में पूछे जाते हैं। हिंदी, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका मैथ्स। इन सभी के यहाँ पर 10-10% आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी जो टोटल वेटेज है वो आपका 20% यहाँ पर होगा। मेन पेपर में आपके 100% पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर 10-10% नहीं कर रहे हैं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपको रिवाइज भी यहाँ पर होते रहें। तो पहला जो हमारा सेक्शन होता है वो होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का, जिसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपको देखना है कि क्या अगर नंबर दे रखा है तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में नंबर पर नज़र डालनी है कि ऑप्शन में जो नंबर है क्या वो चारों अलग अलग हैं। अगर चारों अलग अलग हैं तो डेफिनेटली फिर हमें नंबर के अलावा कुछ नहीं देखना है, सिर्फ नंबर को पता लगा लेना है कि नंबर आपका क्या आएगा और वही आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 56 है, 60 है, 58 है, 58, दो में 58 है। तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो 3 ऑप्शन है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो सकते हैं। 3 नहीं होंगे, मान लीजिए 58 भी आएगा तो 2 ऑप्शन अब हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर 58 नहीं होगा तो 56 और 60 अगर में से कोई हुआ तो फिर हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, 3 से आया 8, 8 से 18, 18 से 38, 38 से आया आपका 78। देखिए 3 से 8 के बीच में आपका 5 का गैप है, 8 से 18 में आपका 10 का गैप है, 18 से 38 में 20 का है और फिर यहाँ पर देखिए 40 का है। तो ये मतलब डबल होता जा रहा है जो गैप है। 5 से 10 हुआ, 10 से 20, 20 से 40, तो डेफिनेटली यहाँ पर 80 का गैप होगा। ठीक है, तो 78 में हम यहाँ पर 80 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 158 जो है वो आपका यहाँ पर नंबर आएगा। तो 158 देखिए आपका इन दो में है, यानी कि ये और ये आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, ये दोनों आपके आंसर नहीं होंगे। अब देखिए पहले हमारा डब्ल्यू एक्स है और एक में एक्स डब्ल्यू है, तो हम कोई भी एक निकाल लें, उसी से हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं पहले डी। डी आपका 4 होता है, एच आपका 8 होता है, एल आपका 12 होता है, पी आपका 16 है और ये आपका 20 है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो होगा वो आपका 24 आएगा और 24 जो होता है वो आपका एक्स होता है। तो एक्स जिसमें फर्स्ट नंबर पर होगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे। अच्छा, आपको बताना है कि जो पैटर्न इनमें फॉलो हो रहा है वही पैटर्न इनमें से किस में फॉलो हो रहा है। तो पहले पता करना होगा कि इनमें क्या पैटर्न है हमारा। तो देखिए 136 से आया 183, तो 136 से 183 यानी यहाँ पर कितने का डिफरेंस है। तो देखिए 83, तो यहाँ पर देखिए 13 में से 6 गए, आपका आया 7 और 7 में से 3 गए, 7 में से 3 अगर हम यहाँ पर हटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, नहीं 4 नहीं, क्योंकि यहाँ हाँ 7, तो 7 में से 3 अगर जाते हैं तो 47 आपका यहाँ पर क्या है, आ जाता है। तो 47 नहीं, 83 में से 36 माइनस कीजिए तो 6 और 7 13, ठीक है, 3 और 3 6 4, 47, 47 आपका यहाँ पर आ रहा है। और जब हम इसमें देखते हैं डिफरेंस कितने का है, तो 220 में से जब 183 हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10 में से 3 7, यहाँ पर बचा 11, तो 8 और 3 11, और उसके बाद आता है क्या, 2 में से, अच्छा हाँ, तो 37, यहाँ पर 47, यहाँ पर 37। ठीक है, अब इन दोनों में हम अगर डिफरेंस देखें तो कितना है, 114, यानी कि 61 में से हम अगर 14 घटा दें तो कितना आएगा, 61 में से 10 गए तो आ जाएगा 51, और 51 में से 4 हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 47। ठीक है, 47। और अगर इन दोनों में डिफरेंस हम अगर देखें तो 98 में से 61 अगर माइनस करते हैं तो 8 में से 1 गया 7 और यहाँ पर 37। तो देखिए यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है कि पहले वाले में आपका 47 का गैप है और दूसरे वाले में 37 का गैप है। तो बस अब हमें ये ऐसा ही ऑप्शन देखना है, जिस भी ऑप्शन में ये होगा वही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले में गैप है आपका 47 का और दूसरे में गैप है आपका 37 का। तो देखते हैं 92 और 45, देखो 45 दूनी 90 होता है, तो यहाँ पर 2 ज़्यादा है, यानी कि 47, पहले में 47 का गैप हमें दिख रहा है। इन दोनों में अगर हम देखें तो 229 में से अगर हम 192 यहाँ पर कम कर दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 और 29, और 29 में 8 अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं और हटाते हैं तो 37 आ जाएगा। तो पहला वाला ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में यहाँ पर 47 का डिफरेंस है और सेकंड वाले में 37 का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वाइन इज कोडेड एज दिस। तो लिख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तभी वो इजीली होता है। वाइन को कोड किया गया है 9768, और उसके अलावा जो नाइस है NICE, नाइस को कोड किया गया है
916। अब इसने पूछा है कि सी का कोड क्या है, ठीक है, हमें सी का कोड बताना है। तो ऐसे में हमने आपको क्या बताया था कि जो कॉमन है उनको हम हटा देते हैं। देखिए ई कॉमन है, ई कॉमन है, आई कॉमन है और उसके अलावा आपका एन यहाँ पर कॉमन है। नंबर्स में अगर देखें तो देखिए 8 कॉमन है, 6 कॉमन है और आपका यहाँ पर 9 कॉमन है। अब बचता क्या है, ऊपर आपका डब्लू बचा है और यहाँ पर नंबर्स में 7 बचा है, नीचे आपका सी बचा है और यहाँ पर आपका 1 बचा है। तो हमें सी का ही कोड चाहिए था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा, सी का कोड आपका 1 हो जाएगा। डब्लू का भी पूछा तो इजीली आप यहाँ पर 7 बता सकते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन को इजीली यहाँ पर कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। ए को कहा जाता है डिवीजन, बी को मल्टीप्लीकेशन, सी को एडिशन और डी को सब्ट्रैक्शन। तो बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या 16, बी का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। सी का मतलब यहाँ पर क्या है, सी का मतलब है एडिशन, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 + 3 और डी का मतलब है यहाँ पर -66 और ए का मतलब है डिवीजन। तो इसकी देखिए वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले बॉड मास का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं तो 16 में हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 112 + 3 - 33, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपका 30, 112 में हम यहाँ पर 30 आ जाएगा माइनस का, ये कितना आ जाएगा माइनस का 30। तो 112 में से हमें 30 यहाँ पर कम करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, यूनिट डिजिट 2 होगी, 82 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन फॉलो द सेम सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। अच्छा, यहाँ पर भी आपको बताना है कि इनमें जो आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है वही पैटर्न आपका इनमें से किस में फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं क्या है। पहले में आपका पैटर्न देखिए 48 से आया 49.4, यानी कि यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है 1.4 का। अब अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 49 से 50.8, तो यहाँ पर भी आपको 1.4 का ही गैप देखने के लिए मिलेगा। और उससे आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर भी देखिए, हाँ, तीनों में आपका 1.4 का ही गैप है और डेफिनेटली यहाँ पर भी आपका इतना ही गैप देखने के लिए मिल रहा है। हमें देखना है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनके जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनमें 1.4 का गैप है। तो 72 से 73.4 बिल्कुल सही है। 73 से अगर हम देखिए 73 से ये 73 ही आया, यानी कि ये आपका नहीं सही होगा। तो देखिए 69 से आया 70, ये सही है। 70 से आया आपका ये 72 आ गया, ये एक ज़्यादा हो गया, यानी कि 71.8 होना चाहिए था, ये 72 है, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका एलिमिनेट हो चुका है। थर्ड देखते हैं 54 से 55, 55 से 56 और 57 जो है वो आगे बढ़ के 58 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 4 वाला आपका सही नहीं होगा। 78 से 79, 79 से देखिए 90 पहुंच गया सीधा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। इसमें आपको बताना है कि ऑड वन आउट छांटना है, ठीक है। तो कौन सा मतलब अलग है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। तो पी का जो नंबर है हमने आपको बताया था 16 होता है, सी आपका 3 होता है, उसके अलावा एम आपका 13 होता है और वाई जो है वो आपका 25 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं गैप कितने का है। तो गैप यहाँ पर 13 का है और यहाँ पर देखें तो 13 दूनी 26 यानी कि 12 का गैप है। दूसरे वाले में देखते हैं बी आपका 2 है, आर आपका 18 है, आर 18 है और वाई की अगर बात करें तो वाई आपका 25 होता है और एन आपका 14 होता है। तो यहाँ पर अगर गैप की बात करें तो यहाँ पर देखिए 16 का है और यहाँ पर 14 और 11, यहाँ पर 11 का है। तो देखिए ये दोनों ही डिफरेंट है। तो थर्ड वाला भी देख लेते हैं, इन दोनों में से जो भी गैप थर्ड वाले में होगा तो फिर वही हमारा तीनों में होता है। तो जे आपका 10 है, एक्स आपका यहाँ पर कितना है 24 है, तो यहाँ पर कितना 14 का गैप है आपका। तो देखिए तीनों में अलग अलग गैप आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये पैटर्न आपका फॉलो नहीं होगा। जिस पैटर्न से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, कोई और पैटर्न हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ और, इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए अभी हमने क्या किया, इन दोनों को ट्रीट किया, इन दोनों को देखा। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों पेयर्स के एक एक को देखते हैं। जैसे P से M को देखते हैं और C से Y को देखते हैं, B से Y को देखते हैं और R से N को देखते हैं। इस तरह हो सकता है कि हमें कोई पैटर्न यहाँ पर मिल जाए। तो देखिए P होता है 16 और M होता है आपका 13, ठीक है। C होता है आपका 3 और Y होता है आपका कितना 25। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो देखिए 16 और 13 में 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर क्या है आपका 3 है। तो 3 से अगर हम बैक चलेंगे यानी कि नेगेटिव में चलेंगे तो ये आपका कहाँ पहुँच जाएगा, वाई पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपका -4 हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है। अब देखते हैं दूसरे में क्या है, बी आपका 2 है, वाई कितना है आपका, वाई आपका होता है 25। तो देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर -3 हो रहा है और आर जो है
आर आपका 18 होता है, एन आपका 14 होता है, तो यहाँ पर आपका -4 हो रहा है। तो कहने का मतलब हमें देखिए पैटर्न अब मिल गया है। पैटर्न क्या मिला है एक बार फिर से समझ लीजिए, पी से एम यानी कि -3 हो रहा है, पहले से पहले पर पहुँच रहे हैं, दूसरे से दूसरे पर जब पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर -4 हो रहा है। तो इन दो में हमको ये पैटर्न मिल चुका है, इसका मतलब हमारे पास यही पैटर्न है। अब यहाँ पर तीसरे में हम देखते हैं, जे से आया जी, जे होता है आपका 10, जी होता है 7, तो देखिए -3 हुआ, यानी कि पैटर्न हमें मिल चुका है। अब देखते हैं एक्स से टी, एक्स होता है आपका 24 और टी होता है आपका 20, तो यहाँ पर -4 है, यानी कि 3 में हमें सेम पैटर्न मिल गया है, तो डेफिनेटली चौथा वाला जो होगा वही हमारे यहाँ पर डिफरेंट होगा और वही आंसर हो जाएगा। देख भी लेते हैं कैसे। जेड होता है आपका 26 और डब्ल्यू होता है आपका 23, तो यहाँ पर आपका -3 है, ठीक है। एच होता है आपका 8 और ई होता है आपका 5, यहाँ पर भी आपका -3 है, लेकिन आपका सेकंड वाले में -4 होना चाहिए था, जैसा कि बाकी सब में भी आपने देखा है। देखिए यहाँ पर -4 था, यहाँ भी -4 था और यहाँ भी -4 था, लेकिन यहाँ पर दोनों में 3 का गैप है, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, वही गैप देखना है कि गैप आपका यहाँ पर कितने का है। तो गैप की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखिए गैप 69 से आया आपका 76, 69 से 76, तो यानी कि प्लस हो रहा है कुछ ना कुछ, क्या प्लस हो रहा है, तो 7 प्लस हो रहा है। अब देखिए 76 से 83, तो यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका 7 ही प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 7 और यहाँ पर भी 7, यानी कि सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि जो सीरीज़ है वो आपकी 7 के कॉमन डिफरेंस के साथ ये आपकी एपी सीरीज़ है। तो 97 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो 7 7 14 आपका यूनिट डिजिट 4 आएगा और 104 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सुरेश स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड ड्राइव 13 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ठीक है। मान लीजिए सुरेश ने यहाँ से चलना शुरू किया और ये साउथ की तरफ कितना चला, 13 किलोमीटर चला। उसके बाद कहता है देन ही टेक राइट टर्न एंड ड्राइव टुवर्ड साउथ। अब ड्राइव नहीं 9 किलोमीटर, अच्छा उसने फिर राइट टर्न लिया, तो देखिए अगर ये इधर जा रहा है तो राइट इसका इस साइड में होगा, ठीक है। तो उसने फिर राइट टर्न लिया और कितना चला ये आपका 9 किलोमीटर चला। उसके बाद ये कह रहा है कि उसने फिर से राइट टर्न लिया और 14 किलोमीटर चला, तो देखिए 13 तो ये है, तो इससे 1 किलोमीटर आगे जाएगा, ये 1 किलोमीटर आगे जाएगा, ठीक है। तो 14 किलोमीटर आपका ये चला। अब देखिए ये कह रहा है कि उसने फिर से राइट टर्न लिया और वो 10 किलोमीटर चला। अब देखिए ये दूरी जो है ये 9 किलोमीटर है, तो ये इससे थोड़ा सा आगे जाएगा 10 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि उसने फिर से राइट टर्न लिया और वो 1 किलोमीटर चलकर पी पॉइंट पर रुक गया, तो वो 1 किलो, अब देखिए ये आपकी 13 थी, ये आपकी 14 थी, तो यहाँ पर 1 ही किलोमीटर का जो गैप है वो हमारा बच रहा है, तो 1 किलोमीटर ये चला और यहाँ पर आकर ये रुक गया। अब ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट के बिल्कुल सीध में यहाँ खड़ा है, ठीक है। और कितनी दूरी पर खड़ा है, तो देखिए ये 9 थी, ये यहाँ से यहाँ तक 10 चला था, तो ये 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अब ये कह रहा है कि जहाँ पर वो है वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में कितना चलना पड़ेगा, तो देखिए इसको इस दिशा में चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर। ये कौन सी दिशा है आपकी, ये वेस्ट डायरेक्शन कहलाती है, तो पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर उसको चलना होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, वैभव रैंक्ड 12 फ्रॉम द टॉप, टॉप से 12वीं रैंक है और अगर बॉटम से बात करें तो 17वीं रैंक है। ऐसे क्वेश्चन को हमने बताया था क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और -1 कर देना है, ठीक है। तो 12 और 16 को जब आप ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, 28 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है। इसमें आपको बताना है कि एफ का जे से क्या संबंध है, हाउ एफ इज रिलेटेड टू जे, हाउ एफ इज रिलेटेड टू जे। इसमें यहाँ पर आपको दिया है प्लस का मतलब क्या है, माइनस का क्या है, मल्टीप्लिकेशन का क्या है और डिवीजन का क्या है। डिवीजन का कोई काम नहीं है क्योंकि इसमें डिवीजन कहीं पर भी नहीं है, तो हमें प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए एफ प्लस जी का मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि एफ इज सिस्टर ऑफ जी, ये हमारे यहाँ पर हो चुका है। अब जी माइनस एच, तो जी माइनस एच, ए इज सन ऑफ बी, यानी कि जी इज सन ऑफ, जी किसका सन है आपका, एच का, जी इज सन ऑफ एच, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो एच से आया आई, एच मल्टीप्लिकेशन आई, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ए इज़ वाइफ ऑफ बी, यानी एच इज़ वाइफ ऑफ, एच वाइफ है तो किसकी है, आई की, तो आई आपको यहाँ पर मेल हो जाएगा, एच फीमेल हो जाएगी, यानी कि इसका पति हो जाएगा। उसके बाद है आई माइनस जे, तो माइनस का मतलब इसमें क्या है, ए इज़ सन ऑफ बी, यानी आई जो है वो सन है किसका, जे का, आई जे का पुत्र है। अब देखिए इसने पूछा है कि हाउ एफ इज़ रिलेटेड टू जे, एफ जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए जे का बेटा, बेटे की बहू का बेटा, यानी कि जे के बेटे का बेटा, ठीक है, और ये इसकी बहन है, तो जे के बेटे की बेटी होगी ये, ठीक है, यानी कि जे के पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा,
ठीक है। तो इस तरह से ये आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका जनरल अवेयरनेस का। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने ये रहा। द मैत्रक वर द ट्रिब्यूटरी चीफ ऑफ द गुप्ताज हु formed an independent kingdom and established their capital at। मैत्रक गुप्तों के सहायक सरदार थे जिन्होंने एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया और अपनी राजधानी डैश में स्थापित की। तो देखिए मैत्रक वंश जो था वो आपका कब यहाँ पर आया था अस्तित्व में? तो मैत्रक वंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 475 से लेकर 776 तक ये चला था, ठीक है, ईस्वी तक। ये आपके जो गुजरात और सौराष्ट्र वाला एरिया है वहाँ पर ये था। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था वहाँ पर। तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? वो आपकी वल्लभी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनके अगर संस्थापक की बात करें, इसके संस्थापक की अगर बात करें तो एक गुप्त वंश का ही ये सेनापति था जिसने इसकी स्थापना की थी, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था भट्टार्क। क्या नाम था? भट्टार्क। भट्टार्क उसका नाम था, जो गुप्त वंश का ही एक सेनापति था जिसने अपने मैत्रक वंश की स्थापना की थी। ये एक बड़ा ही शक्तिशाली और प्राचीन राजवंश था जिसने काफ़ी सालों तक जो है राज किया। ये गुप्त वंश के पतन के बाद, मतलब ये गुप्त वंश का सेनापति था जिसने इसकी नींव रखी थी, जिसने जो इसका संस्थापक था। वो जब गुप्त वंश खत्म हो गया तो इनको आज़ादी मिली और फिर जो इनका प्रभाव है वो यहाँ पर बढ़ता चला गया। ये जो मुख्य रूप से थे ये आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव यानी भगवान शिव को ये मानते थे, लेकिन अदर रिलीजन्स जैसे बौद्ध धर्म को भी इन्होंने मतलब संरक्षण दिया। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो क्या है? वो आपकी जो वल्लभी विश्वविद्यालय है गुजरात में, वल्लभी विश्वविद्यालय उस समय ज्ञान का एक बड़ा प्रमुख केंद्र था, ठीक है। तो ये इसका क्या है? ये इसका एक एग्जाम्पल है कि इन्होंने ज्ञान को भी बहुत ही महत्व दिया था, संरक्षण दिया था। इनके जो प्रतापी शासक की बात करते हैं तो वो था आपका शिलादित्य प्रथम। शिलादित्य प्रथम, शिलादित्य फर्स्ट जो था वो बहुत ही प्रतापी राजा था। इसने अपने जो साम्राज्य का विस्तार आपका राजस्थान से लेकर और मालवा तक किया था। लेकिन 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में, जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो इनका जो पतन होना शुरू हुआ। और इनका लास्ट जो था, आखिरी राजा कौन थे? शिलादित्य 7 जो थे इनके आखिरी राजा थे। और इनकी मृत्यु के बाद ये जो वंश था मैत्रक वंश, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो ये था कुछ मैत्रक वंश के बारे में जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी आपकी वल्लभी थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल पैक्ड इन 72 क्यूब्स वर टेस्टेड बाई इंडियन एयरफोर्स इन आगरा इन मई 2024। निम्नलिखित में से किसे विश्व के पहले 72 क्यूब्स में पैक किए गए आपदा अस्पताल के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका परीक्षण भारतीय वायुसेना द्वारा मई 2024 में आगरा में किया गया था? तो देखिए आपदा अस्पताल यानी कि इमरजेंसी में जब भी ज़रूरत पड़े तो इस तरह का एक ये क्यूब्स बनाया गया है। ये क्यूब्स आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी एक इमरजेंसी टाइम पर चाहिए होती है। जैसे कोई गोली लग जाए किसी को, या किसी को आग लग जाए, या अचानक कहीं से गिर कर हड्डियाँ टूट जाएँ, तो ये सब के लिए ये 72 क्यूब का अलग अलग, मतलब उन 72 क्यूब में अलग अलग चीज़ें होती हैं का एक बॉक्स बनाया गया है, जिसको एक आपदा अस्पताल का डिजास्टर हॉस्पिटल नाम दिया गया है। और इसको आसानी से एयर लिफ्ट करके जल्दी कहीं से कहीं तक भी पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भारत में ही, इसका नाम क्या है? इसका नाम पूछा गया है तो ये है आपका इसका नाम है आपका आरोग्य मैत्री क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर, ये जो आपको दिख रही है ये आपकी आरोग्य मैत्री केंद्र है। और देखिए ड्रोन से भी इसको उठाकर ले जाया जा सकता है, एक बड़े से ड्रोन से। तो ये मतलब क्या है? ये पोर्टेबल है, मतलब यहाँ से वहाँ इसको इजीली ले जाया जा सकता है। दुनिया का ये पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल है, डिजास्टर हॉस्पिटल है, जिसे मात्र 8 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है। और इसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं? इसमें देखिए मिनी आईसीयू की सुविधा है आपके पास, मिनी ऑपरेशन थिएटर की भी छोटी सी सुविधा है। उसके अलावा एक्सरे के अलावा बहुत सारी ब्लड टेस्टिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें इसमें, यानी कि जो गोल्डन आवर्स में, गोल्डन आवर कहते हैं हादसा होने के बाद का जो एक घंटा होता है वो आपका गोल्डन आवर होता है। तो गोल्डन आवर में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपका क्या है, यहाँ पर इसमें सभी की सभी एडजस्ट कर दी गई हैं। इसमें यहाँ तक कि खाना पकाने के लिए भी एक छोटा सा स्टेशन है, और एक जनरेटर की सुविधा इसमें की गई है कि जनरेटर से भी यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े तो काम यहाँ पर किया जा सकते। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस प्रोजेक्ट के तहत आपका शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट है आपका भीष्मा। प्रोजेक्ट भीष्मा के तहत इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। BHISMA
SHMA, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी भी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, भारत, इसकी फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, आपकी फुल फॉर्म है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो ये इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए ये आपका एक इमरजेंसी सेवा है, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि भारत ने ये किस किस देश को और भी दी है। तो ये आपकी देखिए म्यांमार और श्रीलंका को भारत ने इसको दिया है, ठीक है। तो ये दोनों देशों के नाम भी आपको याद रखने हैं। ये क्या है, आपकी आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, भारत की जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सही है। द क्वेश्चन ऑन डिसेबिलिटी वाज कन्वर्स्ड इन द सेंसस ऑफ फ्रॉम 1941 टू 1971। विकलांगता पर प्रश्न 1941 से 1971 तक की जनगणना में पूछा गया था। तो ये बात क्या है आपकी, ये बात यहाँ पर आपकी गलत है। दूसरा है, द क्वेश्चन ऑन डिसेबिलिटी वाज नॉट कन्वर्स्ड इन ऑल द सेंससेस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1872 टू 1931। तो ये आपकी यहाँ पर बात जो है ये गलत है। क्यों गलत है, अभी इसके डिटेल में हम आपको आंसर देंगे। तीसरा है, इन सेंसस 2011 इंफॉर्मेशन ऑन 5 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वाज कलेक्टेड। जनगणना 2011 में 5 प्रकार की विकलांगता पर जानकारी इकट्ठी की गई थी। तो ये भी बात आपकी गलत है। क्यों गलत है, 5 प्रकार की नहीं बल्कि 8 प्रकार की विकलांगता की जानकारी यहाँ पर इकट्ठी की गई थी, ठीक है। तो इस ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब फोर्थ ऑप्शन बचा है, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 3 आपके गलत हो चुके हैं। इन सेंसस 1981 की जनगणना में 3 प्रकार की विकलांगता की जानकारी इकट्ठी की गई थी। ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 प्रकार की विकलांगता जो थी वो कौन कौन सी थी, टोटली ब्लाइंड जो पूरी तरह से नहीं देख पाते थे, टोटली ब्लाइंड, उसके अलावा टोटली डम्ब जो थे जो पूरी तरह से नहीं बोल पाते थे, और तीसरे जो थे वो थे टोटली क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब होता है जिनका शरीर पूरी तरह से अपंग हो या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया हो। तो इन 3 प्रकार की जो जानकारी थी वो 1981 में इकट्ठी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये कथन सही है। अब अगर बात करें इन ऑप्शन की, इन दोनों ऑप्शन की, तो देखिए जो आपकी 1872 से लेकर 1931 है, 1931 का जो पीरियड है उसमें विकलांगता को लेकर प्रश्न पूछा गया था। यानी यहाँ पर जो आपको ये टाइम दिख रहा है 1871 से लेकर 1931 में, इसमें कहा है कि नहीं पूछा गया था लेकिन पूछा गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब 1941 की जनगणना हुई तो विकलांगता से रिलेटेड जो प्रश्न थे उनको पूछना यहाँ पर बंद कर दिया था, यानी उनको ड्रॉप कर दिया गया था। 1941 से लेकर 1971 तक विकलांगता से रिलेटेड प्रश्न आपके नहीं पूछे जाते थे। उसके बाद जब 1981 की जनगणना हुई तो उसमें आपकी 3 प्रकार की विकलांगता के बारे में पूछा गया, और अब जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें आपकी 8 प्रकार की विकलांगता के बारे में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय एडिंग द वैल्यू एडेड टू द इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जीडीपी। अर्थव्यवस्था में जोड़े गए मूल्य को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका प्रोडक्शन मेथड, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। इट इमर्ज एज ए फैक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939। इट हैज़ इट्स मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड इन उड़ीसा। इट इज़ a right-wing nationalist political party in India. Sarath Chandra Bose and चित्त बसु आर अमंग दी फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पर देखिए क्या सही है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या सही है, तो क्या सही की अगर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप सभी जानते हैं कि इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, जब इन्होंने आईएनसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था 1939 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट से इन्होंने इस्तीफा दिया और अपने लिए मतलब कुछ लोगों के साथ मिलकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये जो यहाँ पर 4th ऑप्शन आप देख रहे हैं, शरद चंद्र बोस और चित्त बसु जो थे, ये इसमें शामिल जरूर थे लेकिन ये बाद में शामिल हुए थे। इसकी जो स्थापना की थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ये एक राइट विंग नहीं, जबकि ये लेफ्ट विंग था, ना कि मतलब ये वामपंथी दल था, ना कि दक्षिणपंथी। तो इसका ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, डैश इज अ शॉर्ट थिक्ड अंडरग्राउंड स्टेम दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड। एक छोटा और मोटा भूमिगत तना है जो जमीन के नीचे क्षैतिज रूप से बढ़ता है। तो वो आपका क्या है, वो आपका बल्ब है, रिजोम है, कॉम है या फिर ट्यूबर है।
तो ये देखिए क्या है, ये आपका होता है रिजोम। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली बढ़ता है, यानी कि ये इस तरह से बढ़ता है। जैसे अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपने अदरक देखा है, अदरक का अगर आपने पौधा देखा है, अदरक और हल्दी जो होती है ये आपकी हॉरिजॉन्टली ज़मीन के अंदर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्रकंद, इसको हिंदी में प्रकंद और इंग्लिश में रिजोम कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्यूबर की, तो ट्यूबर में आपका आ जाता है आलू, जैसे आलू होता है, ठीक है। और अगर बात करें कॉर्न की तो इसमें जैसे आपने देखा होगा अरबी। तो ये इस तरह से ये आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, ललित कुमार उपाध्याय हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इन जून 2025 रिप्रेजेंट इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ललित कुमार उपाध्याय जिन्होंने जून 2025 में अपना सेवानिवृत्ति की घोषणा की, ने भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया था? फील्ड हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? तो इसका आंसर होगा आपका नंबर 1 फील्ड हॉकी, यानी ये हॉकी के प्लेयर थे। उन्होंने 2025 में अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। अगर बात करें तो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, इनमें कांस्य पदक जो हमारी टीम ने जीता था, हॉकी की टीम ने, उसके ये हिस्सा रहे थे, ठीक है। ये उस टीम के हिस्सा थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न पुरापाषाण काल की सबसे विशिष्ट विशेषता है? ठीक है, पॉलिश्ड स्टोन एक्स, एशुलियन हैंड एक्स या फिर बोन हार्पून या फिर माइक्रोलिथ्स। तो इसमें जो सही आंसर होगा यहाँ पर देखिए लोअर पिलियोलिथिक एज की बात हुई, यानी निम्न पुरापाषाण काल की बात हुई है। तो निम्न पुरापाषाण काल में आपका जो एशुलियन हस्त कुल्हाड़ी है उसकी जो ये इसकी मुख्य विशेषता है। पॉलिश किए गए पत्थर के कुल्हाड़े की अगर बात करें तो ये आपका किस पीरियड में आता है? ये आपका न्यूलिथिक यानी कि जब नवपाषाण काल आया, यानी कि लोगों ने जैसे जैसे चीज़ों को आगे बढ़े तो थोड़े आप हमेशा ही देखते हैं कि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता है तो लोग भी थोड़े से मॉडर्न हो जाते हैं और चीज़ों को अच्छे से उनको सही करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने भी पॉलिश किए हुए पत्थर के कुल्हाड़े बनाने यहाँ पर शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका न्यू पेलियोलिथिक एज, यानी कि नवपाषाण काल की यहाँ पर ये बात थी। उसके बाद अगर बात करें हम बोन हार्पून्स की, बोन हार्पून्स जो है यानी कि हड्डी के भाले कब बनने लगे थे? तो ये आपके अपर पिलियोलिथिक एज की बात है, ठीक है, अपर पिलियोलिथिक एज की बात है। और अगर बात करें माइक्रोलिथ्स की, तो माइक्रोलिथ्स जो हैं ये क्या होते हैं? ये बहुत छोटे छोटे पत्थरों के औजार को माइक्रोलिथ्स कहते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे पत्थर के औजार होते हैं उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। और इनकी बात करें तो ये आपके मीजोलिथिक एज जो थी आपकी, यानी कि मध्य पाषाण काल जो था उसमें उनकी विशेषता है। तो यहाँ पर हमने चारों ही आपको क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप बात, क्योंकि निम्न लोअर पुरापाषाण की काल हुई थी, तो आपकी ये एशुलियन हैंड एक्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ लेयर प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग्स इज। कोशिकाओं की सीमा पर मौजूद एक परत जो सामग्री को परिवेश से अलग करती है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? उसको आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगर बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म आपका क्या होता है? ये एक जेली टाइप, एक जेली जैसा फ्लूइड होता है जो आपका सेल के अंदर होता है, ठीक है। जेली टाइप फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है। अगर बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल आपका क्या होता है? सेल वॉल एक कोशिका भित्ति आप जानते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है? एक रिजिड आउटर लेयर होती है जो आपकी प्लांट सेल, फंगी और बैक्टीरिया के आउटसाइड में पाई जाती है, ठीक है। आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में पाई जाती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 और जीएस का लास्ट क्वेश्चन। दी ब्रह्मपुत्र रिवर राइज इन विच रीजन बिफोर एंटरिंग इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करने से पहले किस क्षेत्र में निकलती है? यानी कि इसके ओरिजिन की यहाँ पर बात हुई है, तिब्बत में, हुबेई में, ग्वांगडो में या फिर शिनजियांग में? तो आप सभी जानते हैं कि ये आपकी तिब्बत में निकलती है। और तिब्बत में भी कहाँ? तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये निकलती एक्चुअली में कहाँ से है? तो जो आपकी तिब्बत में क्या है? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास क्या है आपका? चेगायुंगदुंग करके कुछ ऐसा ही नाम है, वहाँ से ये उस ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। भारत में इसको नामचा बरवा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है? नामचा बरवा, ठीक है। और
तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपके यहाँ पर जीएस के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है हमारा मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपके एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली और सेविंग दी गई है, ठीक है, ड्यूरिंग ईयर 1999। इफ द टोटल इनकम ऑफ फैमिली वाज, अगर टोटल इनकम 66,000 थी तो हाउ मच वाज द सेविंग, ठीक है। तो सेविंग जो यहाँ पर देखिए अलग अलग परसेंटेज दे रखा है, फूड कलर के हिसाब से ये है, सेविंग आपकी ये है, अदर आपकी ये है, ट्रांसपोर्टेशन आपकी ये है, और एजुकेशन आपकी ये है, हाउसिंग आपका ये है, और क्लोथिंग आपका ये है। तो इसने पूछा है कि सेविंग उसकी कितनी है। तो सेविंग देखिए ये वाला हिस्सा है आपका, सेविंग आपका ये वाला हिस्सा है। तो इस पर आपका कितना परसेंट है, देखिए परसेंट यहाँ पर सही से दिख नहीं रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि सेविंग जो है वो आपकी 15% है। सेविंग का जो परसेंट है वो यहाँ पर 15% दिया हुआ है। उसके अलावा ये 23, 10, 15, 12, 5 और 20 है, और ये आपका 15% है। तो हमको क्या बताना है, सिर्फ इसने बचत पूछी है तो हमको बचत बतानी है। बचत कितनी है आपकी, 15% है, और टोटल कितना परसेंट होता है आपका, इसको ऐड करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। 100%, यानी 100 में से 15 आपकी सेविंग है, और टोटल रुपीज़ में अगर बात करें तो 66,000 है, ठीक है, 66,000 है। 2 जीरो से 2 जीरो आपकी यहाँ पर कट जाती है। 15 की मल्टीप्लाई आपको 660 में करनी है, कितना आ जाएगा, तो देखिए 15 छिक्की 90, और 15 छिक्की 90 और 9 99, एक जीरो ऑलरेडी है ही, तो 9,900 आपकी यहाँ पर सेविंग आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट बुशरा सोल्ड हर स्कूटर फॉर ₹30,822, गेन 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। लाभ प्रतिशत बताना है, यह देखते हुए कि बुशरा ने अपना स्कूटर 30,822 में बेचा और विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ अर्जित किया, ठीक है। अब इसने देखिए लाभ जो दिया है वो आपका एसपी पर दिया है, सेलिंग प्राइस पर दिया है, ठीक है। अपना स्कूटर इसने 3,822 में बेचा था और 1/6 उसका लाभ अर्जित किया। तो देखिए इसमें इसमें अगर हम चाहें तो इस 30,822 को यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, उसने क्या कहा है कि एसपी का 1/6 उसने लाभ अर्जित किया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, समझने की कोशिश कीजिए कि 6 जो था वो उसका क्या था, एसपी था। 6 यहाँ पर एसपी था, और 1 का उसने क्या है, लाभ अर्जित किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए एसपी क्या होता है आपका, एसपी एक्चुअल में देखा जाए तो आपका सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। एसपी यहाँ पर 6 दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका यहाँ पर 1 है, और आपको सीपी अगर निकालना हो तो 6 में से 1 गया, 5 आ जाएगा। तो 5 आपका सीपी है, 6 आपका एसपी है। जब 5 की चीज़ 6 में बेची जाएगी तभी तो 1 का लाभ होगा, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट 1 का है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने देखिए, प्रॉफिट 1 का हुआ है, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो आपका सीपी पर निकलता है। सीपी आपका 5 होगा क्योंकि एसपी आपका 6 था और 1 का आपका प्रॉफिट था। तो डिवाइडेड बाई 5 इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो 5 दूनी 10, 20% आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ही बहुत ही ईजी आपका क्या था, मेथड था। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका 1/6 निकाल लीजिए, ठीक है, यानी कि इसको 6 से डिवाइड करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आपको ऊपर रखना है, जो भी वैल्यू आई, मान लीजिए एक्स आई, नीचे आपको इसको रखना है 30,822 रुपये, और मल्टीप्लाई 100 कर देना है, तब भी जो आपका आंसर आएगा वो 20% ही आएगा। लेकिन आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको जो यहाँ पर इन्होंने फ्रैक्शन दिया है 1/6, इससे ही आपका यहाँ पर आंसर इजीली आ जाएगा। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेथड समझ में नहीं आया है तो आप इस वाले को यूज़ करके देखिए। इसका 1/6 निकालना है, जो आएगा उसको ऊपर रखना है, टोटल वैल्यू को नीचे रखना है, मल्टीप्लाई के लिए 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पर। था एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम दिया है, एक नंबर दिया, दूसरा निकालना है। तो हम जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो एचसीएफ और एलसीएम आपके 63 इंटू 1620 इज इक्वल टू 252 इंटू में सेकेंड नंबर हमको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको काट लेते हैं, तो 252, देखिए 252 की अगर हम बात करें तो इसको हम 2 इंटू 162 लिख सकते हैं। सॉरी, ये 162 नहीं है, ये आपका क्या है, 162 नहीं है, ये आपका 1260 है, 126 है। तो इसको हम 2 गुणा 126 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको 10 बार काटेंगे और इसको हम यहाँ पर 5 बार काटेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें सीधी सीधी कर देंगे, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा 6 पंजे 30, 300 के आसपास वाला आंसर होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 136। 8 नंबरों का जो औसत है, 8 संख्याओं का औसत 136 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि वह संख्या कि योग का 1/16 है। देखिए अगर हमें कुछ नंबर्स का एवरेज दिया है तो उनका सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, मान लीजिए 4 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4,
इनका हमें एवरेज दिया है क्या, 15 दिया है, तो एवरेज निकलता है कि टोटल से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 15 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो इनका टोटल का सम आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले भी बता रखा है, तो ज़्यादा यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसने कहा कि 8 नंबर्स का, 8 संख्याओं का औसत जो है 136 है, तो उनका सम क्या हो जाएगा, सम यानी कि सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, यही तो होता है आपका औसत, इज इक्वल टू एवरेज आ जाता है। तो सम हमें निकालना है, सम इज इक्वल टू एवरेज 136 दे रखा है, टोटल नंबर कितने हैं आपके 8 हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 6 48, तो ये आ जाएगा आपका 8 8 3 24 और 4 28 और 8 एकम 8 और 2 10, 1088। अच्छा, आपको मल्टीप्लाई करने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, इसने पूछा क्या है, मल्टीप्लाई करने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सम आपका यही आएगा, अब मल्टीप्लाई करके जो भी आए हमें अभी इससे मतलब नहीं है। इसने कहा कि छोटा वाला जो नंबर है, लीस्ट नंबर जो है वो सम का 1/16 है। ठीक है, तो लीस्ट नंबर जो होगा वो 136 इंटू 8 का 1/16 होगा, 1/16 होगा, तो 8 दूनी 16 और 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 68 आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा इसने 116 निकालना था, तो 16 से डिवाइड कर दिया, आंसर 68 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट सर्कुलर कोन, एक शंकु की बात की है जिसका जो व्यास है, आधार के व्यास का व्यास जो है 24 मीटर है, ऊंचाई 18 मीटर है। तो देखिए शंकु आपका इस टाइप का होता है, ये आपका शंकु है, ठीक है, चोंचदार है पूरा। तो इसने कहा है कि जो इसका व्यास है वो 24 है, यानी कि रेडियस इसकी 12 होगी। हाइट इसने कितनी दी है, हाइट जो दी है इसने इसकी, ये आपका 12 है, हाइट आपकी कितनी है, हाइट आपकी 18 है। अब इसने कहा कि 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया जाता है, शीर्ष से ऊंचाई के 2/3 भाग पर स्थित होकर एक बिंदु गुजरता है और इसको जो है आधा काट देता है। तो शीर्ष से 2/3 भाग, ये देखिए हमने माना यहाँ से इसको काट दिया, तो देखिए अब जैसे ये शंकु है, तो अगर कट जाएगा तो ऊपर वाला भाग शंकु ही रहेगा और नीचे क्या बन जाएगा आपका, नीचे एक फ्रस्टम बन जाएगा। तो यानी कि ये अब यहाँ पर एक शंकु बन जाएगा और नीचे वाला पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, सॉरी, जो नीचे वाला पार्ट है वह आपका कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसने कहा कि ऊपर से 2/3 भाग लेना है, यानी कि जो टोटल हाइट थी वो आपकी 18 थी और जो ऊपर से काटा है इसको 2/3 काटा है, तो 18 का अगर हम 2/3 निकालें तो 3 छंग 18 6 दूनी 12, यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 12 है और जो बाकी बची हुई नीचे की हाइट है वो आपकी 6 रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल आपकी 18 थी। और अगर बात करें हम रेडियस की, तो इस वाले शंकु की रेडियस आपकी क्या होगी, देखिए अब एक ट्राइंगल आपका ये है और एक ट्राइंगल ये है, 2 ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको अलग कलर यूज़ करता हूँ। देखिए एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल आपका ये बन रहा है और ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मान ली, इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मान ली, पूरे की हाइट हमने कैपिटल एच मानी और इस छोटी हाइट को हमने स्मॉल एच मान लिया। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एच। ठीक है, स्मॉल आर हमें नहीं पता है, निकालनी है, कैपिटल आर हमारे पास 12 है, स्मॉल एच जो है वो हमारे पास 12 है और जो कैपिटल एच है वो हमारे पास 18 है। तो बस यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं, 6 दूनी 12 6 तिया 18, 3 से 3 चौक 12 4 दूनी 8, तो स्मॉल आर की वैल्यू आपकी यहाँ पर 8 आ जाएगी। स्मॉल आर जो मतलब अब जो ऊपर शंकु बना है उसकी रेडियस आपकी यहाँ पर 8 आ गई। ठीक है, उसकी रेडियस आपकी 8 आ गई और जो हाइट है वो आपकी यहाँ पर 12 आ गई। स्मॉल आर की रेडियस 8 है और जो स्मॉल एच है वो आपका 12 है। अब यहाँ पर इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, पूछा क्या है इसने, शंकु के शेष भाग और शीर्ष से काटे गए छोटे शंकु के आयतनों में अंतर पूछा है, यानी पहले हमें दोनों का अंतर निकालना है और मतलब दोनों के आयतन निकालने हैं और फिर उसका अंतर निकाल लेना है। अब देखिए मैं जो चीज़ें हम निकाल चुके हैं उनको थोड़ा यहाँ पर रफ करता हूँ और उसके बाद इसको समझते हैं। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, हमें इसका आयतन अलग निकालना है और इसका आयतन अलग निकालना है और इनका फिर क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास छोटा शंकु तो है ही, तो छोटे शंकु का जो वॉल्यूम हो जाएगा, मैं इसको V1 कहता हूँ, छोटे शंकु का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई को भी पाई रहने देते हैं क्योंकि आंसर आपके यहाँ पर सारे पाई में दिए हुए हैं, तो पाई को पाई रहने देते हैं। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर इंटू एच आपको कितना है यहाँ पर, सॉरी आर जो होगी वो आपकी 8 होगी, तो 8 का स्क्वायर होगा ये आपको क्या हो जाएगा 12 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर एच को हमने यहाँ लिख दिया। ये जितना भी आएगा कितना आएगा 64, अच्छा इसको 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 64 दिया, तो 64 3 चौक 12 4 बार कटा ना, तो 4 गुणा 64 पाई ये आपका यहाँ पर आएगा, तो 4 गुणा 64 पाई
इसका मतलब ये आपका 256 आ जाएगा, 256 पाई। जो छोटे वाला शंकु है इसका जो वॉल्यूम आया वो हमारा 256 पाई आया। अब हमको ये निकालना है बचा हुआ पार्ट, तो इसको निकालने के लिए हम पूरे शंकु का निकाल लेते हैं और छोटे वाले शंकु का उसमें से माइनस कर देंगे। यानी पूरे कोन का अगर हम एरिया वॉल्यूम निकाल लें और छोटे वाले कोन का माइनस करते हैं तो जो फ्रस्टम बचा हुआ है इसका हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे वाले का 256 आया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं। मान लीजिए हमने इसको V1 मान लिया, अब हम V मान लेते हैं बड़े वाले का। तो हमारे पास क्या था 1/3 पाई। आर इसकी क्या थी, आर इसकी थी हमारी यहाँ पर 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच क्या थी यहाँ पर 18 थी। अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास टोटल आ जाता है, जो बड़े वाला है वो आपका क्या आ जाएगा 12 बारी 144, 144 इसको 3 से काटेंगे, 3 से घटा 144 की 6 में करेंगे 14 छिंग 84 और यहाँ पर 4 छिंग 24, तो टोटल आपका आ जाएगा 864 पाई। ठीक है, तो जो बड़े वाला कोन है उसका वॉल्यूम आया 864 और छोटे वाला जो कोन है उसका आया आपका 256। हमें फ्रस्टम का निकालना है तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो नीचे वाला जो है फ्रस्टम है, मैं यहाँ पर एफ से डिनोट करता हूँ इसको, तो 856 में 864 में से 256 जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 608 पाई। ठीक है, अब हमें जिसकी ज़रूरत थी वो हमारे पास आ चुका है। किस किस की ज़रूरत थी, हमें ज़रूरत थी यहाँ पर देखिए छोटे वाले कोन की और जो नीचे फ्रस्टम वाला पार्ट, इन दोनों के वॉल्यूम की ज़रूरत थी और इनका फिर हमें क्या बताना है, इनका डिफरेंस बताना है। यही इसने पूछा है कि ये रहा द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कोन एंड स्मॉलर कोन कट फ्रॉम द टॉप। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस, इन पहले वाले का फ्रस्टम का एरिया 608 है, छोटे वाले कोन का जो एरिया है वो आपका 256 है। इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस जब करेंगे तो आ जाएगा आपका 352। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, 8 में से 6 जाएगा 2 जाएगा और 2 आपका एक ही यूनिट डिजिट है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। 352 पाई जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले लेते हैं, इसलिए आजकल जो वीडियोस हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, या तो आपके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो या फिर जो आपके होते हैं कि मंडे से लेकर संडे तक उनके पेपर हैं, एग्जाम है, या फिर जो आपके फ्लोर वाले होते हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो आप थोड़े घबराएं नहीं और चीज़ों को ये देखें कि आपको कंटेंट क्या मिल रहा है। क्या जो 50 या 60 या 65 मिनट की वीडियो आपको मिल रही है उसमें 1 सेकंड भी क्या ऐसा है जो आपका वेस्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप इन वीडियोस को यहाँ देखा करें। अगर आप स्ट्रेस लेंगे, पहले ही टाइम देख लेंगे भाई इतनी बड़ी वीडियो हम नहीं देख रहे हैं, तो फिर आपके माइंड पर जो है ना वो बोझ लदना शुरू हो जाएगा। आप बस क्वेश्चन को देखते रहें और देखें कि 50 क्वेश्चन हमको कितने टाइम में मिल रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन आपको एक्चुअल में देखा जाए, अगर हम यहाँ पर ना समझाएं तो ये आपको 10-20 मिनट में मिल जाएगा, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये वीडियो कभी कभी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अब इसने देखिए क्या पूछा है, अभय एंड विकास कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 6 and 18 आवर। ठीक है, अभय और विकास एक 6 में करता है, एक 18 में करता है। टोटल वर्क कितना है, एलसीएम हम निकाल लेंगे, 18 आएगा, 6 थी 18 और 18 कम 18। तो हमने देखिए ये हमारे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई एक दिन की या 1 घंटे की। घंटे में दे रखा है तो घंटा बोलेंगे, दिन दे रखा है तो दिन में बोलेंगे, यहाँ पर घंटे की बात हो रही है। तो मतलब 1 घंटे में ये 3 यूनिट वर्क करता है ए, यानी अभय, और विकास जो है वो 1 यूनिट वर्क करता है। इसने कहा कि 9 बजे इन्होंने काम शुरू किया और ये अल्टरनेटिवली काम करते हैं, यानी 1 घंटे सिर्फ एक ही बंदा काम करता है। ठीक है, और दूसरे घंटे में वो रेस्ट करता है, दूसरा वाला काम करता है, फिर आगे जिसने काम किया वो रेस्ट करेगा, फिर जो बैठा था वो काम करेगा। यानी कि अल्टरनेटिवली 1 घंटा छोड़ के 1 घंटा वो काम करते हैं। ये कह रहा है कि शुरू किसने किया, अभय ने बिगिन किया। अभय सुबह 9 बजे शुरू करता है, अभय ने सुबह 9 बजे शुरू किया, 9 बजे। तो ये कह रहा है कि कितने बजे काम कंप्लीट होगा। तो देखिए 3 और 1 4, ठीक है, 4 यूनिट काम हो रहा है 2 घंटे में। ठीक है, 4 यूनिट काम हो रहा है 2 घंटे में, हमें 18 यूनिट पर पहुंचना है। तो अगर हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई करें तो 16 यूनिट तक हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। 16 यूनिट काम हो रहा है आपका 8 घंटे में। ठीक है, अब हमारे पास कितना काम बचा है, 2 यूनिट काम बचा है, और बारी किसकी है, बारी अभय की है, बारी अभय की है, लेकिन अभय काम करता है 3 यूनिट, हमें काम सिर्फ 2 यूनिट कराना है। तो 2/3 काम हमें यहाँ पर कराना होगा, 3 में से 2, तो काम जो है वो पूरा टोटल 18 हो जाएगा। लेकिन ये कितनी देर में कर लेगा, अब देखिए 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, लेकिन हमें 2 ही यूनिट काम कराना है, तो 3 में से 2 काम कराना है, और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो इसको हम काट देंगे, ये आपका 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40, यानी कि 40 मिनट में ये अब इस बचे हुए काम को पूरा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 8 घंटे और 40 मिनट में ये पूरा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 9 बजे इन्होंने काम शुरू किया था,
9 बजे इन्होंने काम शुरू किया था, तो 9 बजे में 8 घंटे 40 मिनट ऐड कर देंगे, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में अगर देखें तो 40 मिनट वाला एक ही ऑप्शन है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप ऐड भी कर सकते हैं, 9 और 8 17 होता है, 17 में 17 हम 12 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टाइम जो है हमारा 12 तक पहुँचता है, 12 से फिर 1 पर आता है, तो यहाँ पर 5:40 पर ये काम आपका पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, A bank offers 6.9% per annum compound interest compounded half yearly. A customer deposit 6,135 on 1st January and 1st July of a year. What is the total interest earned by the end of the year? एक बैंक प्रति वर्ष 6.9% चक्रवृद्धि ब्याज जो है प्रदान करता है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को 6,135 रुपये जमा करता है, वर्ष के अंत तक अर्जित कुल ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो देखिए जो जो पैसा इसने 1 जनवरी को लगाया 6,135 रुपये, वो इसका पूरे साल रहेगा, यानी कि उस पर आपको 2 बार ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज आपका हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो आपकी जो रेट है वो भी हाफ हो जाएगी। तो रेट जो है वो अगर 6.9 का आप हाफ करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है, और 2 पंजे 10, यानी कि 3.45 जो है वो आपकी रेट आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेट से हमें 2 बार जो है वो काउंट करना है। ये 1 जनवरी वाला है, और उसके बाद जो 1 जुलाई को वो करता है उस पर आपको एक ही बार ब्याज मिल पाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली होता है, वो आधे साल के लिए ही आपका यहाँ पर लगेगा। तो देखिए पहला वाला जो आपका ब्याज था, पहला वाला जो आपका अमाउंट था 6,135, उस पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, उस पर मतलब अमाउंट जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, अमाउंट जो हो जाएगा वो आपका देखिए 3.45% की दर से हम चलेंगे तो वो आपका यहाँ पर कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 1.0345। क्यों बनेगा, क्योंकि ये परसेंट है, डिवाइडेड बाई 100, परसेंट हटाएंगे तो ये आपका 0.345 हो जाएगा। और हमारा क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n, तो इसकी पावर आपकी 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, देख लीजिए। फॉर्मूला जो होता है हमारा 1 ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n, ठीक है। n आपका यहाँ पर 2 है, क्यों है, क्योंकि एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा। p आपका कितना है, p हमारा ए देखिए ए इज इक्वल टू पी कितना है 6135, ठीक है, गुणा 1 + r/100, तो r आपका ये है अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.0345, ये हो जाएगा, इसकी पावर 2। यही चीज़ मैंने पहले लिखी थी। तो ये आपका जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको ऐड करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, 1.0345, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जब आप करते हैं तो देखिए आपको स्क्वायर अलग से करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया है। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी आपकी 1.070, ये कितनी वैल्यू आएगी आपकी 1.070, और जब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6565.64, ये आएगी। अब जो दूसरा अमाउंट है आपका, सॉरी दूसरा जो प्रिंसिपल है 6,135 का, जो आपने जुलाई में लगाया है उस पर आपको एक साल के मतलब एक ही बार ब्याज मिल पाएगा, तो 1.0345 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका 6346.66। तो टोटल जो आपका अमाउंट होगा वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, और वो आपका कितना होगा, वो आपका हो जाएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 12,912.28। ये कितना, ये क्या है आपका, ये अमाउंट आ गया, यानी कि ब्याज सहित जो पैसा आपको मिलेगा ये आ गया। लेकिन टोटल देखा जाए आपका प्रिंसिपल कितना था, तो पहले आपने 6,135 लगाए, दोबारा भी आपने 6,135 लगाए, तो टोटल जो हो जाएगा वो आपका इन दोनों का सम होगा, वो कितना हो जाएगा 12,270 रुपये, ठीक है। तो 12,270 से 12,912 रुपये मिले हैं, यानी कि यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, वो आपका ब्याज हो जाएगा। जो टोटल ब्याज हमें मिला है तो वो हो जाएगा आपका 642.28, 642.28 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 2 7 यहाँ 2 8 हो 2 7 हो, इतना आपका चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर इन 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15, 20 एंड 25 लीव द रिमाइंडर 9, 14 एंड 19। देखिए नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है, दोबारा वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और देखते ही फिर आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। देखिए क्या है, इसने कहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करनी है, जिसे 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर 9, 14 और 19 शेष आता है, ठीक है, 9, 14 और 19 शेष आता है क्रमशः।
क्रमशः का मतलब है कि 15 से डिवाइड करते हैं तो 9 बचता है, 20 से करते हैं तो 14 और 25 से करते हैं तो 19 आपका यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है कि जब 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 9 बचा। मान लीजिए 15 से मैंने डिवाइड किया, कोई यहाँ पर नंबर है, कितनी बार हो गया मुझे नहीं पता, ये आपका रिमाइंडर बचा 9, 9 बचा। अब देखिए ये 15 से पूरा पूरा कब जाता, जब मैं इसमें जब मतलब यहाँ पर पूरा 15 हो जाता, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 ऐड किया, 15 आया तो 15 एकम 15 ये एक बार चला जाता। यानी कि अगर मैं इसमें 6 ऐड कर देता, अगर हमने इसमें 6 ऐड कर दिया होता तो ये 15 से पूरा पूरा कट जाता। ठीक है, दूसरी बात समझिए यहाँ पर, दूसरी बात समझिए, मान लीजिए यहाँ पर हम 20 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे थे, वो किस नंबर क्या नंबर था नहीं पता, कितने नंबर का नहीं पता, आपका रिमाइंडर बचा 14। ठीक है, तो ये 20 से पूरा पूरा कब जाता, जब हम यहाँ पर 6 ऐड कर देते हैं तो ये आपका 20 आ जाता और ये एक बार आपका चला जाता। इसी तरह से जब हम तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला क्या है आपका 25 है। 25 से जब हमने इसको डिवाइड किया, मान लीजिए कोई नंबर है, 25 से ऐड किया, कितनी बार गया हमें नहीं पता, रिमाइंडर बचा 19। ठीक है, अब देखिए 19 में हम यहाँ पर कितना ऐड कर देते कि वो पूरा पूरा कट जाता, तो यहाँ पर भी हमें 6 ही ऐड करना पड़ता। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर है हमारा, जो नंबर है हमारा, उसमें अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो वो इन तीनों नंबरों से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि देखिए 15 से डिवाइड कर देते 9 रिमाइंडर बच रहा था, यानी कि उसमें 6 हम ऐड कर देते तो 15 ही हो जाता, 9 और 6 15, और वो फिर पूरा पूरा कट जाता, 15 एकम 15। इसी तरह से 20 से डिवाइड कर देते 14 बच रहा था, उसमें 6 ऐड कर देते तो 20 आ जाता और 20 एकम 20 कट जाता। 25 से डिवाइड कर देते 19 रिमाइंडर बच रहा था, लेकिन उसमें हम 6 ऐड कर देते 19 और 6 25 आ जाता और 25 से वो पूरा एक बार कट जाता। ठीक है, ये बहुत समझने वाली बात है, इसको आपने समझ लिया तो समझ लिया क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसको देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑप्शंस को मॉडिफाई कर लेते हैं। ऑप्शन में हमने क्या मॉडिफिकेशन किया, हमें पता है कि जो भी हमारा नंबर है, जो ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जो भी वो नंबर है उसमें हम अगर 6 ऐड कर देंगे तो वो तीनों नंबरों से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जितने भी ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनमें हम सब में 6 ऐड कर लेते हैं और जो पूरा पूरा कट जाएगा वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 101, 96 है तो 96 और 6 आपका 202 हो जाएगा, यानी कि 10202 ये आ जाएगा। और ये है आपका 10201 हो जाएगा, 6 और 5 11, ये हो जाएगा 1020 7 6 13 3 हो जाएगा। और ये आपका 94 है तो 10200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इनमें जो भी संख्या आपकी इन तीनों से कट जाएगी पूरी पूरी, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 से देखिए, 20 से अगर हम काटने की बात करें तो इनमें से कोई भी नंबर 20 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है और यहाँ पर किसी में ना तो 0 है, हाँ 0 से ही कटेगा अगर 0 है, तो 0 एकमात्र ऑप्शन आपका ये है। या फिर अगर आप इन तीनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा आपका 300 और 300 से एकमात्र संख्या यही कटेगी आपकी, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस थोड़ी सी समझने वाली बात थी कि हम उसमें क्या ऐड करें कि वो तीनों नंबरों से पूरा पूरा कट जाए। तो हमें उसमें 6 ऐड करना होगा, जिससे कि हमने ये आपको बात समझा दी है। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके जरूर देख लें, पूरा का पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ईजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ट्रेन वाला। इसने कहा है कि एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है, रनिंग मतलब दौड़ रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना टाइम लेगी वो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में जिसकी लंबाई 250 मीटर है। तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस अलग से अगर नहीं दी हुई है तो हम क्या करते हैं, जो ट्रेन की लंबाई है प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उन दोनों को ही हम टोटल डिस्टेंस मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ट्रेन की लंबाई है 150 और प्लेटफॉर्म की लंबाई है आपकी 250, तो टोटल जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, वो आपकी 400 मीटर आ जाएगी। उसके अलावा स्पीड जो है वो आपकी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। हमें बताना है क्या, टाइम बताना है। तो टाइम होता है हमारा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपकी 400 मीटर, स्पीड है आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो 18 से ये 3 बार कटेगा। ठीक है, 5 से ये 5 8 40, 80 बार कटेगा। ठीक है, अब हमारे पास कितना टाइम आया, 80/3 सेकंड आया। 80/3 का मतलब क्या है, ये कितनी बार कटेगा, 25 से 75, 25 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, 26 दशमलव, हाँ 26 दिया होता है आपका 78, तो 70 तो 26.67 एक ही आपका देखिए 25-26 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो 26.67 सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चन को करना है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्हाट सम विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 960 इन 2 years एट 4% पर एनम।
सिंपल इंटरेस्ट पर कौन सी राशि, यानी कि हमें प्रिंसिपल बताना है, 4% वर्ष की प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 साल में 960 का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। ठीक है, तो एसआई का फॉर्मूला हमारे पास होता है PRT/100। सिंपली इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देंगे। एसआई दे रखा है 960, पी हमें निकालना है, आर हमारी 4 है, टाइम 2 साल है, डिवाइडेड बाई 100 है। ठीक है, 4 दूनी 8 से ये कितने बार कटेगा, तो 8 का हमारा 8 दूनी 16, 12 8 96 होता है, एक जीरो भी है साथ में और 2 जीरो ये आ जाएंगी, तो पी आपका 12,000 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आपके मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब आपको यहाँ पर बताना है। द मिनिस्टर स्पोक डैश अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि एनवायरमेंट के संरक्षण के बारे में मिनिस्टर ने बताया। कैसे बताया? इम्प्रेसिवली बताया, इमोशनलेसली बताया, पैशनेटली बताया या फिर इम्प्रिसाइजली बताया। तो देखिए, इम्प्रेसिवली की बात करके देखिए, अगर हमें किसी अपने एनवायरनमेंट की संरक्षण की बात करनी है, कंजर्वेशन की बात करनी है, तो क्या हम इमोशनलेसली बताएंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को उससे जोड़ेंगे, उनके इमोशंस को जोड़ेंगे कि ये जो है हमारा ही एक लाइफ का हिस्सा है, मतलब हम इसका हिस्सा हैं, ये हमारा हिस्सा नहीं है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इमोशनलेसली तो हम इसको नहीं बता सकते। दूसरा है इम्प्रेसाइजली। इम्प्रेसाइजली का मतलब होता है इनएक्यूरेट वे। इनएक्यूरेट में तो बता ही नहीं सकते, हमें बिल्कुल लोगों को पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से जोड़ के उसको बताना होगा। ठीक है, दूसरा है पहला है आपका इम्पेसिवली। इम्पेसिवली का मतलब क्या होता है? विदाउट इमोशन, बिना इमोशन के नहीं बता सकते, हमें उनको उससे जोड़ना होगा। और जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पैशनेटली। पैशनेटली का मतलब होता है विद ग्रेट इमोशन एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ। इमोशन और स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ मिनिस्टर ने स्पोक किया, बताया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 जो थे आपके नेगेटिव वर्ड थे, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। अगर आर्टिकल की जरूरत नहीं है तो नो आर्टिकल नीडेड आपको यहाँ पर लगा देना है। सन इज अप एंड शाइन, तो देखिए सन की बात आ गई। जो भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, देखिए जैसे सन हुआ, मून हुआ, आपका स्काई हुआ, इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। द सन इज अप एंड शाइनिंग टुडे, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जंबल सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको सही से मतलब लगाना है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में इनको लगाना है और एक पैराग्राफ यहाँ पर बनाना है। तो पहला है आपका द कंपनी इम्प्लीमेंटेड अ न्यू पॉलिसी टू इनहांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ओके, ये फर्स्ट वाला जो है ये करेक्ट ऑर्डर में है। उसके बाद आपके यहाँ पर ABCD 4 दिए हैं, इनका बताना है कि इनका ऑर्डर क्या होगा। तो पहली बात यहाँ पर इसने बता दी है हमें कि कंपनी जो है इंप्लीमेंट कर रही है न्यू पॉलिसी टू एनहांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। एम्प्लॉयज़ वर इनिशियली रेसिस्ट टू चेंज। ओके, एम्प्लॉयज़ ने पहले उसको मतलब रेसिस्ट किया चेंज को। द पॉलिसी एम्ड एट fostering a culture of collaboration and innovation. Over the time, the positive outcome of the policy became evident. अच्छा, पॉजिटिव आउटकम आने लगे एज ए रिजल्ट। अब देखिए इसने यहाँ पर रिजल्ट की बात कर दी है, तो डेफिनेटली क्या होगा, डी वाला जो होगा वो हमारा लास्ट में आएगा, यानी कि हम इसलिए रिजल्ट दे रहा है, ये आउटकम हमें दे रहा है, तो जिसमें डी लास्ट में नहीं है वो तो हमारा यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है कि एम्प्लॉयज जब इन्होंने इंप्लीमेंट किया तो सबसे पहले क्या किया, लोगों ने उसको रेसिस्ट किया, तो कहीं ना कहीं पहले नंबर पर आपका ए ही आ जाएगा। तो पहले नंबर पर ए होगा और लास्ट में आपका डी होगा, तो यहाँ पर ऐसे 2 ऑप्शन है, यानी कि थर्ड वाला आपका एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर वाला था पॉलिसी एम्ड एट फोस्टरिंग ए कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। इसने जो बात की है, देखिए अगर हम इसको पूरा पढ़ते हैं ठीक से तो हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि फर्स्ट ने इसको क्या दिया है, एक इंट्रोडक्शन हमें दिया है। दूसरे में क्या किया, इन्होंने क्या किया, थोड़ा इसको चेंज करने की कोशिश की, मतलब चेंज को रेसिस्ट किया इन्होंने, इसको अडेप्ट नहीं कर पाए इनिशियली, लेकिन बाद में क्या किया इन्होंने, इसको अडेप्ट किया और ओवर द टाइम पॉजिटिव आउटकम उसके आने शुरू हो गए। तो ए के बाद आपका बी आ जाएगा, बी के बाद सी आ जाएगा और सी के बाद आपका डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपका सेकंड वाला ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द एविल डिक्टेटर यूज्ड टू हैव स्केजनफ्यूड। अच्छा, ये एक जर्मन वर्ड है इसलिए इसका थोड़ा प्रोनाउंस जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। व्हेन ही किल्ड मैन ओनली टू सी देयर विव्स विडोज एंड देयर चिल्ड्रन ऑर्फन्ड। अच्छा, जो एविल डिक्टेटर था वो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, मतलब ये इसकी सही स्पेलिंग जो होती है वो ये नहीं है। इसकी अगर सही स्पेलिंग की बात करें तो वो होती है आपकी, वो होती है
स्टेनफ्रॉड करके इसका कुछ इसे बोलते हैं, शोडनफ्रेड। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका प्लेजर फील करना, यानी कि दूसरों के दुख में जो प्लेजर फील करता है। तो जो एविल डिक्टेटर है तानाशाह जो है, वो इसलिए मारता था लोगों को जिससे कि उसे दूसरों के दुख देखकर खुशी की अनुभूति हो, इंजॉय फील हो, उनके बच्चों को ऑर्फन देखकर, उनकी जो वाइफ है उनको विडो देखकर, उनको विधवा देखकर उन्हें खुशी होती थी। तो इसकी जो यहाँ पर सही स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी SCHADEN ठीक है। तो ये जहाँ पर भी स्पेलिंग है आप इसको मैच करेंगे, SCH इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो SCHADENFEUDE ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द फैमिली वॉज वॉचिंग रामायण ऑन टीवी। तो इसका हमें क्या पैसिव बनाना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा रामायण। तो रामायण हैज़ बीन वॉच, हैज़ बीन आपका नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस आपका वॉज से स्टार्ट हो रहा है, वॉचिंग यानी कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में आपको पता है कि क्या आता है आपका बीइंग आता है, और वॉज वाला सेंटेंस है तो वॉज का वॉज ही रहेगा। द रामायण वॉज बीइंग वॉच्ड बाय द फैमिली ऑन टीवी, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। दे हैव विजिटेड ग्रीस सेवरल टाइम बट स्टिल डैश टू डिस्कवर मोर आइडियाज एरियाज। तो वांट आएगा, हैड वांटेड आएगा, आर वांटिंग या फिर विल वांट आएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही वर्ड आएगा क्या आएगा, दे हैव विजिटेड, वो मतलब विजिट कर चुके हैं ग्रीस को कई बार, लेकिन वो अभी भी और एरियाज को खोजना चाहते हैं। ये यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब अर्थ निकल के आ रहा है, मीनिंग निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आपका सिंपली जो फर्स्ट ऑप्शन है वांट यहाँ पर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट preposition to fill in the blank. After the meeting, we decided to grab coffee dash the cafe near the office. तो यहाँ पर आपको बताना है प्रीपोजिशन क्या आएगी, ऑन आएगी, आउट आएगी, फॉर आएगी या फिर एट आएगी। तो देखिए यहाँ पर इस बात कह रहा है कि ये मीटिंग के बाद हमने डिसाइड किया कॉफ़ी पीना, कहाँ पर, कैफ़े में, नियर द ऑफिस के पास जो कैफ़े है उसमें कॉफ़ी पीना। देखिए जब भी लोकेशन की बात होती है, ठीक है, या किसी पोजीशन की बात करें तो हम एट का यूज़ करते हैं, एट द कैफ़े, कैफ़े में। और अगर हम ऑन की बात करें तो ऑन आता है आपका पोजीशन के लिए, जैसे बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। फॉर की बात करें तो फॉर मतलब या तो आपका टाइमिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और या फिर आपका किसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका एट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एन इंटेंस फियर ऑफ वाटर, उसको क्या कहते हैं, पानी के जो पानी से जो डर लगता है जिसको, उसको क्या बोलते हैं, तो पानी को कहते हैं एक्वा। क्या कहते हैं पानी को, एक्वा। तो एक्वाफोबिया जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक है आपका क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया किसे कहते हैं, जो आपके स्मॉल और कन्फाइंड प्लेसेस होते हैं, जो मतलब बहुत ही भिचे कुचे एरियाज होते हैं, उसको कहते हैं फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल या कन्फाइंड प्लेसेस आप लिख लीजिए। बाथोफोबिया की अगर बात करें, बाथोफोबिया जो होता है वो होता है आपका फियर ऑफ डेप्थ, गहराई, आपकी या तो डीप वाटर हो या डीप हॉलो हो, उनका जो फोबिया होता है वो आपको बाथोफोबिया। एक्रोफोबिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक्रोफोबिया कहते हैं आपके फियर ऑफ हाइट को, ऊंचाई का जो डर होता है, ऊंचाई पर चढ़ने से जिसे डर लगता है उसको एक्रोफोबिया कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आपका एक्वाफोबिया हो जाएगा, पानी से जिससे डर लगता है, तो एक्वा आपका पानी को ही कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ ट्रिप मेड टू होली प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन, रिलीजियस रीजन से किसी पवित्र स्थान की यात्रा करना, उसको क्या कहलाता है, आपका नेविगेशन नहीं होता, पिलग्रिमेज होता है, टूरिज्म नहीं होता, एक्सप्लोरेशन नहीं होता है। नेविगेशन क्या होता है, नेविगेशन क्या होता है, किसी व्हीकल का या जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी पोजीशन की मॉनिटरिंग करना कि वो कहाँ हैं, उनको कंट्रोल करना, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करना, वो आपका क्या कहलाता है, नेविगेशन कहलाता है। पिलग्रिमेज आपका यही होता है। और टूरिज्म की अगर बात करें तो मतलब जॉय के लिए, इंजॉय के लिए, कहीं कोई यात्रा करना, प्लेजर के लिए या बिजनेस के लिए, उसको टूरिज्म कहा जाता है। और अगर बात करें एक्सप्लोरेशन की तो डिस्कवरी या ज्योग्राफी की जो बात आती है वो आपकी एक्सप्लोरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका पिलग्रिमेज होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अबिस्मल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड या डीप, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे के लिए अबिस्मल का यहाँ पर यूज़ करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ एन अबिस्मल रिकॉर्ड ऑन हेल्थ केयर,
बात एकदम सही है। गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही बुरा है, किसको, हेल्थ केयर को लेकर। तो यहाँ पर जिसका एंटोनिम पूछा है, बहुत बुरे का जो एंटोनिम होगा, यूजलेस तो नहीं होगा, यूजलेस का सिनोनिम हो जाएगा, फेथफुल भी नहीं होगा, डिप्रेसिंग भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल कहते हैं, ये पॉजिटिवली यूज होता है वर्ड। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जो आपका मतलब यूजुअली गुड या आउटस्टैंडिंग चीज़ होती है, एक्सेप्शनली गुड होती है, उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन जो है आपका हिंदी भाषा, इसके भी हमको यहाँ पर 10 प्रश्न करने हैं। तो 10 के 10 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है वो बतानी है। उचित शिक्षा सफलता प्राप्त करने की एकमात्र मूल्यवान संपत्ति है। तो संपत्ति है तो सही है, उचित शिक्षा भी सही है, एकमात्र मूल्यवान। देखिए यहाँ पर ये सुपरफ्लस हो रहा है। सुपरफ्लस मतलब ज़्यादा यूज कर दिया, एक्सेसिवली यूज कर दिया गया। एकमात्र की जरूरत ही नहीं है। मूल्यवान अपने आप में एक परफेक्ट वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एकमात्र की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 3 में त्रुटि है, यही आपका सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रिया शब्द से पूर्ण करना है। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में नए सिद्धांत स्थापित किए, कसते, किया या करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, किया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। शाबाशी देना, मोहर लगाना, अंगूठी पहनना या फिर साफ इनकार करना, ठीक है। यानी कि इमरजेंसी के टाइम पर जैसे लोग अंगूठा दिखा देते हैं तो उसको वहाँ पर ये एक्चुअली यूज़ किया जाता है। साफ साफ इनकार कर देना, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में उचित संख्यावाचक विशेषण की बात हो रही है। संख्यावाचक विशेषण को चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अयोध्या में डैश दीपक प्रज्वलित किए गए। पीले देखिए आपका संख्यावाचक नहीं है, नए भी आपका संख्यावाचक नहीं है और बड़े भी आपका संख्यावाचक नहीं है। हजारों, यहाँ पर देखिए संख्या की बात हो रही है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित में सही पद क्रम वाले वाक्य का चयन करना है। मुझ पर दया हे प्रभु करें, ये गलत हो जाएगा। हे प्रभु मुझ पर दया करें, ये सही होता। उसकी बहन सुनंदा आज व्यस्त अत्यंत है, नहीं अत्यंत व्यस्त होता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उत्तम साहित्य पढ़ता मेरा मित्र राघव है, ये भी गलत हो जाएगा। एकमात्र बचा वही सही होगा। विश्व पुस्तक मेला कब आयोजित हो रहा है, बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित वाक्य को उचित कारक चिन्ह से पूरा करना है। सम्राट अशोक डैश कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक में को से तो गलत हो जाएंगे, ने आपका सही हो जाएगा। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या है, बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा मारकाट मची थी और उनको देखकर इनका हृदय जो है वो बिल्कुल पिघल गया था, बहुत परेशान हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। एक बड़े भूभाग में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की स्थिति को जलवायु की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए मौसम जो लिखा है वो यहाँ पर आपको सही नहीं लग रहा है। मौसम जो होता है उस पर 2 मात्रा आती है, तो मौसम ये आपका सही होगा। यहाँ पर गलती पूछी है तो पहले में ही है, बाकी सब ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में सही पद क्रम वाले वाक्य का चयन करना है। प्रार्थना स्थल हैं, होते, पवित्र स्थान, गलत हो जाएगा। प्रिय, परंतु, बोलो, प्रश्न लिखें या उदाहरण अथवा, गलत। ये दोनों शिक्षक समकक्ष हैं, ये एकदम आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रेखांकित शब्द का विलोम चुनना है, ठीक है। सागर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। ऐच्छिक का जो विलोम होता है वो होता है आपका अनैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 है। ऐच्छिक का मतलब होता है ऑप्शनल और अनैच्छिक का मतलब होता है कंपलसरी। तो कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जब भी हम पढ़ाई करते हैं और कुछ जो होते हैं वो आपके ऑप्शनल होते हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। चलते हैं हिंदी के लास्ट क्वेश्चन पर, और इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनना है। उद्यान में पुष्पों की महक से सारा वातावरण सुगंधित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द आपका यहाँ पर महक नहीं है, यहाँ पर पुष्प है, ठीक है। उद्यान में पुष्पों की महक से सारा वातावरण सुगंधित हो रहा है, तो यहाँ पर पर्यायवाची बताना है पुष्प का। तो पुष्प के पर्यायवाची हमने आपको बताए थे, फूल होता है, कुसुम होता है, प्रसून होता है, उसके अलावा पुहुप होता है, मंजरी होता है, लतांत होता है, और उसके अलावा आपका परिमल होता है, जो कि यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके हिंदी के 10 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट के भी सभी 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कर लिया है। दोस्तों ये जो प्रश्न थे ये DSSB सोशल वेलफेयर का जो पेपर था जुलाई 2025 में हुआ था, वहाँ से लिए गए थे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ईजी हो या हार्ड हो, ये सारे के सारे DSSB के किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इसलिए आपको
कोई शक बिना शक किए हुए इन प्रैक्टिस सेट्स को देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए